हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज सबसे वीडियो हट के लाए हैं। ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, इसमें लास्ट तक बने रहिएगा। ये लास्ट तक बहुत अच्छा और डिस्कशन के साथ जाएगा, फुल डिस्कशन के साथ आज है। ठीक है, जो मैक्सिमम सवाल है और हर एग्जाम में पूछता है और हर एग्जाम में वही पूछेगा जो हम मतलब यहाँ पर डिस्कशन कराया जाएगा वही। इसको देखिए, सुनिए और नोट्स सुनाइए और लिखिए। इस वीडियो को बनाने में, इस सवाल को तैयार करने में बहुत ज़्यादा समय लगा है, इसलिए इस वीडियो का आप लोग के रिक्वेस्ट है मेरा कि इस वीडियो को पूरा देखिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और कमेंट में लिखिए क्या दिक्कत है क्या नहीं। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए आज है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कितना है? अस्थायी और अस्थायी। तो अस्थायी सदस्य 5 है और अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो अस्थायी सदस्य 10 हैं। ठीक है, तो अस्थायी सदस्य का भारत है अध्यक्ष, मतलब सदस्य, और अस्थायी सदस्य कितना है? 5। तो अस्थायी सदस्य में कौन कौन आ जाएंगे? तो अस्थायी सदस्य में आपको आ जाएंगे, देखिए अस्थायी सदस्य में आ जाएंगे चाइना, रूस, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक है, तो अस्थायी सदस्य में कौन कौन आ जाएंगे? तो अस्थायी सदस्य में आपको आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे? चीन, रूस, फ्रांस, चीन, रूस, फ्रांस और चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, ब्रिटेन और एक आ जाएगा अमेरिका। अमेरिका, ठीक है, और अमेरिका आ जाएगा। 5 गो अस्थायी सदस्य। अब 10 गो अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, 10 गो अस्थायी में भारत आ जाता है। ठीक है, ये देखिए अब यहीं से पूछता है सवाल कि इसमें से कौन सा अस्थायी सदस्य का हिस्सा नहीं है, तो ये आपको दे देगा और इसमें से एक नहीं रहेगा। तो आपको अस्थायी सदस्य अगर पता रहेगा तो आप जान जाइएगा। तो देखिए अस्थायी सदस्य में 2 गो तो यहीं पे हो गया, यानी अगर वर्ल्ड मैप से देखेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी रूस और चीन हो जाएगा एक जगह। ठीक है, इसके बाद चाहिए वहाँ फ्रांस और ब्रिटेन लगभग एक जगह है, और फिर अमेरिका। बस 5 गो है अस्थायी सदस्य। ठीक है, और देखिए और देखिए ये है कौन एकमात्र भारतीय है जिनको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया था। देखिए एक भारत यानी ग्रेट ब्रिटेन में एक भारतीय थे जिनको लॉर्ड का दिया गया था, तो वो कौन थे? देखिए ग्रेट ब्रिटेन में कौन थे जिनको लॉर्ड यानी भगवान का दर्जा दिया गया था? ग्रेट ब्रिटेन में का खिताब दिया गया था। देखिए ग्रेट ब्रिटेन में यानी लॉर्ड में भगवान होता है। ठीक है, उसका जो कौन भारतीय थे जिनको नाम दिया गया था? तो स्वराज पाल। कौन थे? स्वराज पाल। स्वराज पाल थे। ठीक है, स्वराज्य पाल। ठीक है, स्वराज पाल थे। स्वराज पाल थे जिनको लॉर्ड का दर्जा दिया गया था ब्रिटेन में, भारत को वो थे। ठीक है, स्वराज पाल। ठीक है, और देखिए भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? देखिए भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? वैली यानी घाटी, जहाँ पे सबसे अधिक क्या है ये, मतलब इंडस्ट्रियल नहीं बोल सकते हैं, यानी प्रौद्योगिकी संस्थान है। ठीक है, जहाँ से मतलब छोटा छोटा पार्ट को, इलेक्ट्रिकल पार्ट को तैयार किया जाता है, वो किसको कहा जाता है? तो बेंगलोर के कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाएगा? तो ये आपको सिलिकॉन वैली किसको कहा जाएगा? बेंगलोर के कहा जाएगा। ठीक है, बेंगलोर, बेंगलोर शहर जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, कहाँ है? ठीक है, बेंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में। बेंगलोर शहर को भारत का सिलिकॉन शहर कहा जाता है, सिलिकॉन वैली घाटी कहा जाता है। घाटी मतलब कि जहाँ से सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन हो सके। ठीक है, देखिए और देखिए इंडिया टुडे के संपादक कौन है? देखिए इंडिया टुडे के संपादक, तो संपादक अलग होता है और लेखक अलग होते हैं। ठीक है, तो संपादक के यहाँ बात किया गया है तो इंडिया टुडे के, देखिए एक मैगजीन था, अंग्रेजी मैगजीन था इंडिया टुडे। ठीक है, जिसका संपादक कौन हो जाएंगे? तो संपादक हो जाएंगे अरुण पुरी। संपादक में आ जाएंगे, संपादक में आपको आ जाएंगे अरुण पुरी। संपादक में आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे? अरुण पुरी। अरुण पुरी। ठीक है, ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, और देखिए लेखक में आ जाएंगे रजनीपाम दत्त। ठीक है, लेखक में कौन आ जाएंगे? तो रजनीपाम दत्त। तो लेखक में यहाँ पे दे देते हैं, लेखक में आ जाएंगे रजनीपाम दत्त। पाम दत्त, रजनीपाम दत्त। ठीक है, देखिए ये अंग्रेजी अखबार था। ठीक, कौन था? अंग्रेजी पत्रिका था। ठीक है, इंडिया टुडे अंग्रेजी पत्रिका था, इसका संपादक हुए अरुण पुरी और लेखक हुए अंग्रेजी पाम दत्त हुए। ठीक है, रजनीपाम दत्त। ये पूछता है बार बार। ठीक है, और देखिए और आपको जो है लिनक्स क्या है? तो लिनक्स आपको क्या आ जाएगा? तो लिनक्स आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लिनक्स
क्या है, लिनक्स। लिनक्स आपको हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा लिनक्स। ठीक है, लिनक्स क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा लिनक्स। ठीक है, देखिए विश्व में स्वयं को एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया कौन देश था, ये मैंने हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाला देश कौन थे, तो हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाला कौन आपको देश आ जाएंगे, तो हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाला एकमात्र देश जो है वो कौन है, नेपाल, जो भारत से सटा हुआ है, बिहार से खास करके सटा हुआ है। ठीक है, नेपाल आपको आ जाएगा, नेपाल। नेपाल, देखिए भारत और नेपाल के बीच एक युद्ध अभ्यास होता है जिसको सूर्य किरण युद्ध अभ्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण युद्ध अभ्यास होता है, यानी युद्ध अभ्यास बोल सकते हैं, युद्ध अभ्यास भारत नेपाल के बीच, नेपाल के मध्य में कौन आ जाएगा, तो सूर्य किरण। ठीक है, सूर्य किरण। ठीक है, सूर्य किरण आ जाएगा भारत नेपाल के बीच युद्ध। देखिए इससे बिहार सटा हुआ है, उत्तरी बिहार के उत्तर में स्थित है, बिहार के इससे लगभग 7 जिला सटा हुआ है। ठीक है, देखिए और ये आपको आ जाएगा, देखिए रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है, तो देखिए रामेश्वरम जो है ना, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, तो रामेश्वरम आपको तमिलनाडु राज्य का हिस्सा है, कन्याकुमारी जिला में स्थित है। ठीक है, तो रामेश्वरम आपको यहाँ पे तमिलनाडु में कन्याकुमारी जिला में, कन्याकुमारी जिला है। ठीक है, जिला। ठीक है, देखिए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यही है, जो कि ये 8.4 डिग्री यहाँ है। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु भी इसको बोल सकते हैं कन्याकुमारी के। देखिए अब यहाँ पे आपको बता देते हैं भारत का, देखिए देशांतर और अक्षांश के बारे में बता देते हैं। ठीक है, देखिए भारत जो है ये आपको भारत इस टाइप में है। ठीक है, अब इसका अगर हम करेंगे तो भारत में आपको आ जाएगा इस टाइप में आ जाएगा। ठीक है, ये आपको भारत में आपको आ जाएगा इससे ये करके और कुछ इस टाइप में। ठीक है, गुजरात का पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, भारत है इस टाइप में, तो एक मोटा मोटा देखिए इसका जो दक्षिणतम बिंदु है ये देशांतर अक्षांश, तो देशांतर कितना है, तो देशांतर है, देखिए यहाँ पे है दक्षिणतम बिंदु बोल सकते हैं, इसका कितना होता है 8.4 डिग्री। ठीक है, और आपको उत्तर में यहाँ पे आ जाएगा, यानी 37.7 डिग्री आ जाएगा, 37 कितना आ जाएगा उत्तर में आपको आ जाएगा, कितना आ जाएगा उत्तर में आपको आ जाएगा 37.6 डिग्री, 37.6 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो ये आपको उत्तरी अक्षांश इसको बोलते हैं। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये भी आपको उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, क्योंकि भारत जो है कि उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है, देखिए उत्तरी अक्षांश यानी ये भी उत्तरी और ये भी उत्तरी, तो भारत का हो जाएगा कि उत्तरी अक्षांश जो है कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है, और देशांतर में क्या आ जाएगा, तो देशांतर में यहाँ से आ जाएगा, तो देशांतर में आपको आ जाएगा कितना, तो देशांतर में आ जाएगा 68 यानी 68, देशांतर में आ जाएगा 68.7 से लेकर 97.25 तक, 68.7 से लेके यानी आपको आ जाएगा 95.25 तक, नहीं 97.25 तक आ जाएगा, 97.25 तक ये पूर्वी आ जाएगा, पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर, ये भी हो जाएगा पूर्वी देशांतर से। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब इसको दूरी में आ जाएगा, तो दूरी जो है कि उत्तर से दक्षिण की ओर कितना जाएगा, तो उत्तर से दक्षिण की ओर ज़्यादा है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर ज़्यादा है, तो आपको आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो 3214 किलोमीटर, कितना आ जाएगा 3200 उत्तर से, यानी 3214 किलोमीटर। अब देखिए पूरब से पश्चिम में कितना आ जाएगा, तो 2900, पूरब से पश्चिम आ जाएगा 2944 किलोमीटर। ठीक है, 2944 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये एक मोटा मोटी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कन्याकुमारी है। अब देखिए अब सबसे इसका जो दक्षिणतम बिंदु है, तो दक्षिणतम बिंदु को क्या बोलेंगे, तो दक्षिणतम बिंदु को बोलते हैं इंदिरा कौल। ठीक है, और जो
उत्तरी बिंदु को, सबसे उत्तरी बिंदु जो जम्मू कश्मीर, इसको इंदिरा कॉल बोलते हैं, जो दक्षिण में नीचे है उसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो है दक्षिणतम बिंदु भारत का, उसको क्या बोलेंगे, तो इंदिरा कॉल बोलेंगे, ठीक है, इंदिरा कॉल, कॉल, ठीक है, इंदिरा कॉल है। और जो सबसे नीचे है दक्षिणतम बिंदु, उसको क्या बोलेंगे, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। देखिए नहीं, यहाँ पे नहीं, जो है कि जो ये आपके अंडमान निकोबार के द्वीप में आता है, जिसको इंदिरा पॉइंट हम बोलते हैं, ठीक है, इंदिरा 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 पॉइंट इसको बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलेंगे, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इसको सबसे इंदिरा पॉइंट बोलेंगे और इसको इंदिरा कॉल बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए किबूती कहाँ पे है, तो किबूती अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगा, जो कि सबसे ये पूर्वी में आ जाएगा, ठीक है, किबूती आ जाएगा जो कि अरुणाचल प्रदेश में। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं किबूती आ जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे है, जो कि सबसे पूर्व बिंदु है, जो कि सबसे सूर्य का सबसे पहले भारत में यहीं पे उदय होता है, किबूती में, ठीक है। जो गुजरात में कक्ष के रन में है उसको बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं गारो कुछ करके बोलते हैं, ठीक है, गारो बिंदु। और देखिए वाजपेयी कूटनीति किस देश का हिस्सा है, देखिए एक वाजपेयी कूटनीति किस देश का हिस्सा है, ये एग्जाम में बार बार पूछता है। तो वाजपेयी कूटनीति जो है पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है, वाजपेयी कूटनीति किस देश का हिस्सा आ जाएगा, तो वाजपेयी कूटनीति किस देश का हिस्सा है, तो वाजपेयी कूटनीति आ जाएगा पाकिस्तान के, वाजपेयी कूटनीति पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है। देखिए और यहाँ पे बोला जा रहा है कि सार्क का सदस्य देश, अब देखिए सार्क के बारे में जानना है, तो सार्क में कितने देश हैं, गठन कब हुआ, मुख्यालय क्या है, इसके बारे में जानना है, ठीक है। देखिए तो सार्क में कुल 8 देश हैं, ठीक है, इसका गठन हुआ 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है, और इसमें 8 देश हैं, गठन होने से पहले इसका मुख्यालय जो हुआ वो काठमांडू में है, ठीक है। देखिए आपको अब बताते हैं, देखिए सार्क के बारे में, ठीक है, सार्क को दक्षिण एशियाई, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे सार्क को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है। देखिए इसको कुछ रफ कर देते हैं, ठीक है, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है। इसका दक्षेस बोलते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये फॉर्मूला अति पूछता है फुल फॉर्म कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका गठन कब हुआ था, तो स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है। मुख्यालय इसका कहाँ जाएगा, मुख्यालय काठमांडू में आ जाएगा, मुख्यालय कहाँ जाएगा, काठमांडू में मुख्यालय आ जाएगा। अच्छा देखिए इसका सदस्य देश संख्या कौन, सदस्य देशों की संख्या, देश की संख्या आ जाएगा 8, ठीक है, 8 देश हैं। देखिए 8 देश हैं, इसको याद करने का फॉर्मूला क्या है, आप सबसे पहले नीचे से आइए, ठीक है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, उधर हो गया, आपको कितना हुआ, तो हो गया मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसके बाद आ जाइए नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, 5 3 8 हो गया। अब देखिए यहाँ से हम चलेंगे, यानी भारत को मान लीजिए सबसे निचले बिंदु से चलेंगे, ठीक है, हम पहले देश के लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम आ जाएगा मालदीव आ जाएगा, श्रीलंका आ जाएगा, लंका आ जाएगा, भारत आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, अफगानिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और फिर आ जाएगा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश देश, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 देश हो गया। तो देखिए अब हम नीचे से चलेंगे, यानी सबसे भी भारत के नीचे से चलेंगे, यानी तो यहाँ से चलेंगे मालदीव से आप जाएंगे श्रीलंका से भारत से, पाकिस्तान से अफगानिस्तान से यहाँ से सीधे हम नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा नेपाल के बाद भूटान के बाद बांग्लादेश, ठीक है, एकदम सीरियसली से है।
मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ये 8 देश है। आप कुछ नहीं, वर्ल्ड मैप लीजिए और वहाँ से देखिए कि मालदीव कहाँ है, उसके बाद ऊपर आइए, उसके बाद ऊपर, उसके बाद ऊपर, उसके बाद फिर इसके साइड से चलिए, भारत के 2 देश सटा हुआ है, यानी तीनों देश भारत से लगा हुआ है, ठीक है। तो 3 देश में कौन कौन आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, भूटान आ जाएगा, दोनों बाउंड्री करता है, और फिर नीचे में बांग्लादेश आ जाएगा, ठीक है। ये आपको दक्षिण से एकदम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और एक भी सवाल मतलब दक्षिण से अगर पूछा कि राज्य अति देश कौन कौन है तो गड़बड़ाइएगा नहीं और एक सीरियली से याद रहेगा, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, इसको आराम से 2-3 बार देखिए, सुनिए और लिखिए, ठीक है। और आगे देखते हैं, आइए और देखते हैं आगे। देखिए उसमें था कि भारत का जो उत्तर और दक्षिण के जो दूरी था ना वो कितना हो जाएगा, तो 2933 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और जो पूरब से पश्चिम हो जाएगा 3214 किलोमीटर, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, ठीक है। और आगे देखिए, देखिए पोखरण प्रथम परीक्षण, पोखरण जो प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था कब हुआ था, तो पोखरण का जो प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था जो 18 मई 1974 को हुआ था। पोखरण के परमाणु परीक्षण, पोखरण के परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो पोखरण के परमाणु परीक्षण हुआ था 18 मई 1974 को, ठीक है। पोखरण के 18 मई प्रथम परीक्षण, और दूसरा हुआ था कब हुआ था, 11 मई 1998 को। देखिए दूसरा दिया है तो 11 मई 1998 को। देखिए पोखरण दोनों परमाणु दोनों कहाँ है, राजस्थान में, राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था। प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था 18 मई को, देखिए दोनों मई में हुआ था, पहला 18 को और दूसरा 11 को, ठीक है। और एक जो पहला हुआ था 1974 में और दूसरा 1998 में, ठीक है। और आगे देखिए 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख राज्य में मिले हैं। देखिए राष्ट्रकूट वंश के जो शिलालेख थे वो कहाँ 5 शिलालेख मिले हैं, तो वो मिले हैं आपको महाराष्ट्र में, ठीक है। जो राष्ट्रकूट जो थे शासक वो कहाँ के थे, तो महाराष्ट्र के थे, यानी दक्षिण भारत के, ठीक है। तो देखिए 5 को जो मिला है राष्ट्रकूट के 5 शिलालेख वो कहाँ मिला है, तो वो आप कह सकते हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, ठीक है। देखिए राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक आपको हो जाएंगे दंती दुर्ग हो जाएंगे, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक में आ जाएंगे, यानी संस्थापक में आ जाएंगे दंती दुर्ग आ जाएंगे, संस्थापक में दंती दुर्ग, ठीक है। देखिए इसका एक महान शासक थे जो कृष्ण प्रथम, जो कि एलोरा के जो महाराष्ट्र में जो मंदिर बनवाए थे वो एक पत्थर को पूरा काट कर बनवाए थे, ठीक है। तो इसका एक शासक कौन है, दंती दुर्ग हुए, जो इनका कृष्ण हुए, कृष्ण प्रथम शासक एक थे, कृष्ण प्रथम, ठीक है। कृष्ण प्रथम जो हुए वो क्या बनाए, तो एलोरा के मंदिर बनवाए, ठीक है। क्या बनवाए, कृष्ण एलोरा के मंदिर को बनवाए, ठीक है। एलोरा के मंदिर, एलोरा के मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया, एलोरा के मंदिर। ये पूछता है कि एलोरा का मंदिर किसने बनवाया था, कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम कौन थे, तो दंती के शासक थे। और देखिए राष्ट्रकूट के शासक थे, तो राष्ट्रकूट के जो एक महान शासक हुए वो कौन हुए, तो अमोघ बर्मन हुए। तो इसका एक महान शासक कौन हुए, तो राष्ट्रकूट के महान शासक में आ जाएंगे, यानी राष्ट्रकूट के महान शासक, महान शासक आ जाएंगे अमोघ बर्मन। महान शासक कौन होगा, तो राष्ट्रकूट के महान शासक, यानी राष्ट्रकूट के महान शासक आ जाएंगे आपको अमोघ बर्मन, अमोघ बर्मन या बरसा है, ठीक है, अमोघ बर्मन, ठीक है। इसका महान शासक राष्ट्रकूट के महान, ये पूछता है कि राष्ट्रकूट के महान शासक कौन थे, तो राष्ट्रकूट के संस्थापक दंती दुर्ग हो गया। ये देखिए इनका जो शासन काल था पूरा ये इसका राष्ट्रकूट के वो 735 से लेकर 756 तक था। राष्ट्रकूट के शासन कब से कब तक था, तो राष्ट्रकूट के शासन चला, ठीक है, शासन आपको 735 से 756 तक, ठीक है। 735 से 756 तक चला। ये पूछता ही है कि देखिए इसमें 2-3 सवाल कि महाराष्ट्र के शासक यानी जो एलोरा मंदिर है किसने बनवाया था, तो कृष्ण प्रथम ने, ठीक है। इसका महान शासक कौन है राष्ट्रकूट के, तो अमोघ बर्मन हुए, ठीक है। और देखिए आगे में आ जाएगा ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन क्या है, तो ग्रैंड कैनियन क्या है, तो ग्रैंड कैनियन एक खंडहर है, ठीक है, जो कि अमेरिका में है, एक नदी कोलोराडो नदी पर है, ठीक है। तो ग्रैंड कैनियन क्या बोल सकते हैं, तो ग्रैंड कैनियन एक खंडहर है, ठीक है, एक गड्ढा इसको बोल सकते हैं, एक गड्ढा है, ठीक है। ये कोलोराडो नदी पर है, किस नदी पर है, तो कोलोराडो नदी पर, कोलोराडो नदी पर अमेरिका में, ठीक है। कोलोराडो नदी पर कहाँ है, अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में कोलोराडो नदी पर, ये अमेरिका में है, ठीक है,
अमेरिका में, ठीक है। ग्रैंड कैनियन की पूछता है, ग्रैंड कैनियन किस देश में है, तो कोलोराडो नदी पर अमेरिका में, ठीक है। कोलोराडो नदी पर अमेरिका में है, एक गड्ढा या फिर उसको बोलते हैं घाटी भी बोल सकते हैं, जो पानी काट काट करके पूरा घाटी जैसा बना दिया है, ठीक है। देखिए ये जो सवाल है ना, ये सब बहुत मतलब डिस्कशन, और जो पूछने वाला एग्जाम में जो पूछता है बार बार, वही सब यहाँ पे लाए हैं, डिस्कशन करवाए हैं। इसको शुरू से एकदम पूरा अंत तक देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है, लास्ट में और मज़ा आने वाला है, ठीक है। आप अगर समय दे रहे हैं तो यहाँ से कुछ ना कुछ नया चीज़ सीख के जाएंगे और याद करके जाएंगे, याद करवा के जाएंगे, ठीक है। देखिए इस स्थान का मानक समय निर्धारित है। देखिए किसी स्थान का मानक समय कैसे निर्धारित होता है, ठीक है। किसी स्थान का जो मानक समय होता है वो कैसे निर्धारित होता है। देखिए इसमें मानक समय को निर्धारित करने के लिए क्या क्या है, देशांतर और अक्षांश की आवश्यकता होता है, ठीक है। तो देशांतर क्या आता है, अक्षांश क्या आता है। देखिए देशांतर और अक्षांश क्या है, जैसे मान लीजिए कि गोल है, ठीक है, ये क्या है, ग्लोब है, ठीक है। तो ग्लोब है तो ऐसे जो ये होता है ये क्या होगा, ये एक मेडिटेरेनियन होता है, ठीक है। ये जो होगा आपको, ठीक है, ये जो होगा ये क्या हो जाता है, ये आपको देशांतर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं, देशांतर, देशांतर बोलते हैं। और इस टाइप में जो होता है, जैसे मान लें कि यहाँ से ये बिंदु चला, ये चला, ये चला, ये चला, ठीक है, ये चला, ये चला, ठीक है, ये चला, ठीक है। जो इस टाइप में रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अक्षांश, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं, अक्षांश, अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। अक्षांश और देशांतर होता है, ठीक है। अब जो समय निर्धारित किया जाता है वो किस पे किया जाता है, तो देशांतर से किया जाता है, ठीक है। तो देशांतर से किया जाता है, ये देशांतर होता है। भारत का देशांतर, जैसे तो कि भारत का देशांतर कितना है, तो भारत का देशांतर आपको आ जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97.25 क्या पूर्वी देशांतर तक आ जाएगा, ठीक है। तो आपको भारत, देखिए इसी तरह समय को निर्धारित करना है, तो देखिए देशांतर होता है जो कि समय को निर्धारित करता है, और एक देशांतर और दूसरे यानी एक से एक देशांतर, यानी दो देशांतरों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो दो देशांतरों के बीच की दूरी आपको कितना हो जाएगा, तो 11 किलोमीटर। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि दो देशांतरों के बीच की दूरी, दो देशांतर की बीच की दूरी, मध्य दूरी, मध्य दूरी हो जाएगा, दूरी हो जाएगा ना 111 किलोमीटर, ठीक है। 111 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 डिग्री में 4 मिनट, यानी 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, यानी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लगता है, यानी 1 घंटा में हम कितना 15 डिग्री तय करेंगे, ठीक है। देखिए भारत जो है वो पूरब की ओर है, भारत जो है कि मेन मेरिडियन टाइम से कितना 5.5 घंटा आगे है, ये भी पूछता है, ठीक है। और देखिए अक्षांश, अक्षांश का भी दूरी सेम होता है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी। और देखिए ये जो दो देशांतरों के बीच की दूरी गोरो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गोरो भी बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं इसको गोरो। मध्य की दूरी को हम गोरो बोलते हैं, गोरे, ठीक है। ये गोरे भी पूछता है, ठीक है। देखिए अक्षांश, अक्षांश और ये देशांतर कितना हो जाता है, तो देशांतर इस टाइप में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 360 देशांतर हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, तो 360 देशांतर, ठीक है। 360 देशांतर हो जाएगा, ठीक है। टोटल गोले पृथ्वी का जो होता है, इधर से इधर से इधर से टोटल कितना हो जाए 360 देशांतर। अक्षांश हो जाएगा 180 अक्षांश हो जाता है। अक्षांश की संख्या यानी यहाँ पे लिखते हैं आपको अक्षांश, अक्षांश, अक्षांश हो जाएगा 180, ठीक है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी भी, दो अक्षांश के मध्य दूरी, के मध्य दूरी आपको हो जाएगा 111 किलोमीटर, ये भी हो जाएगा, ठीक है। 111 किलोमीटर ये भी हो जाता है, ठीक है। जितना भी है कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे और क्लियर कर देंगे, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो सके आगे चल के, ठीक है। और ये बार बार हम लाएंगे, जब भी वीडियो लाएंगे इसे बेस्ट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, जो आपको भी रिवाइज करने में मज़ा आए और हमको भी अच्छा लगे, ठीक है। क्योंकि दूरी को हम बताएंगे, ठीक है। अब देखिए ये बता दिए देशांतर अक्षांश, ठीक है, मेन मोटिव यही है, ठीक है। और आगे देखिए, और आगे में हो गया कि ये बता दिया आपको, ये क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। देखिए पनामा नहर, पनामा नहर जोड़ता है, ठीक है। देखिए पनामा नहर जोड़ता है, तो जोड़ता है अलग हो जाएगा, और अलग करता है यानी दो देशों के अलग करता है। पनामा नहर कहाँ, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है, ठीक है। और दो को जोड़ता है, यानी इधर आ जाएगा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपको, ये जोड़ता है में आ जाएगा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, महासागर और अटलांटिक, अटलांटिक, आर्कटिक,
ठीक, महासागर, महासागर को जोड़ता है। ठीक है, क्या करता है? जोड़ता है, जोड़ता है और अलग करता है, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है। ठीक है, तो क्या करता है? अलग करता है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को। ठीक है, देखिए यहाँ पे लेते हैं उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी, दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है, यानी अलग करता है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है। देखिए ये आप आराम से देखिए, जो हम बोलते हैं उसको लिखा कीजिए भी थोड़ा सा। ठीक है, तो और मजा आएगा पढ़ने में। ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसको पढ़ने में और मजा आएगा। देखिए ये हो गया पनामा। देखिए उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है और प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। ठीक है, और देखिए इसको जो है वो एक होता है कोलोरेडो बंदरगाह है, और एक क्या है? एक पनामा अति हो जाएगा, पनामा बंदरगाह। ठीक है, ये दोनों के जो किनारा है वो एक पे कोलोरेडो बंदरगाह है, एक पे पनामा है। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, एक किनारा पे कोलोरेडो बंदरगाह है, कोल बंदरगाह है, कोलर बंदरगाह है, और एक पे पनामा है बंदरगाह है, बंदरगाह है। ठीक है, कोलर बंदरगाह है, कोलर एक किनारा पे कोलर है और दूसरा पे पनामा बंदरगाह है। ठीक है, दोनों के जो बीच का है वो। ठीक है, और देखिए माउंट एटना क्या है? देखिए माउंट एटना क्या है? तो माउंट एटना आपको क्या आ जाएगा? तो माउंट एटना क्या है? तो माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, ये फुल हो गया आधा घंटा। ठीक है, यहीं पे बताते हैं, थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया है। माउंट एटना क्या है? माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कहाँ है? तो इटली में है, जो कि यूरोप में पड़ता है। ये सिसिली द्वीप पर है। ठीक है, इटली में है, इटली में सिसिली द्वीप पे है, सिसिली इटली में है, सिसिली यूरोप में है, ये यूरोप में है। ठीक है, और देखिए थोड़ा सा और लेके चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बच जाएगा आपको हिमालय का पर्वतीय प्रदेश और भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक आम्र वर्षा। ये 3 सवाल है, तीनों हम नेक्स्ट वाला में लाएंगे। ठीक है, हिमालय के बारे में पूरा बताएंगे, और वर्षा आम्र वर्षा किस टाइप में होता है। ठीक है, पर्वतीय प्रदेश क्या है, ये सब के बारे में हम डिटेल में बताएंगे। इसमें समय हो गया है। ठीक है, और देखिए दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।